बच्चों नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं आज राष्ट्र का स्वरूप, ये पूरा का पूरा हम पाठ आपको अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हम सबकी कमेंट पढ़ेंगे, बराबर कमेंट पढ़ेंगे और इस वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप पाठ पढ़ लीजिए, सभी लोग पाठ पर ध्यान दीजिए। इस पाठ पे, इस लेसन पे ध्यान दीजिए कि आखिर ये पाठ कह क्या रहा, और मैं साथ ही साथ में इसके प्रश्नोत्तर भी कराते चलूंगा। और इस वीडियो के बाद, मतलब आज के इस क्लास के बाद अगली क्लास जो होगी इसी पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर आधारित होगी। अभ्यास प्रश्न मतलब इसके जो भी गद्यांश, इंपॉर्टेंट गद्यांश होंगे, उन गद्यांशों को ला करके गद्यांशों से संबंधित जो प्रश्नोत्तर आते हैं वो सब हम इस पाठ के बाद करवाएंगे। ठीक है, तो स्टे ऑन रहिए ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे। चलिए शुरू करते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है राष्ट्र का स्वरूप। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए सभी भाई जुड़े रहिए और हम सबकी कमेंट पढ़ेंगे। कमेंट अगर पढ़ने लगेंगे अभी तो फिर पाठ रह जाएगा, क्योंकि पाठ लंबा है और आपको समझना भी बहुत कायदे से है। चलिए, तो राष्ट्र का स्वरूप अर्थात इस नेशन का एक स्वरूप क्या है। तो इसी नेशन के स्वरूप को तीन चीजों में ढाला है। तीन अंग बताए हैं इस राष्ट्र के, जन, संस्कृति और पृथ्वी। तीन अंगों को बताया है किसने? वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। चलिए आज हम देख ही लेते हैं कि इस पाठ में क्या है। बहुत मस्त पाठ है, आप ढंग से समझिएगा। भूमि पर, भूमि यानी कि भूमि, और भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिश्रण से, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता। तो पहला क्वेश्चन यहीं पर बन जाता है इस गद्यांश का, कि किसके सम्मिश्रण से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो भूमि और भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से क्या बनता है? राष्ट्र का स्वरूप बनता। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्तंजा है, ये सॉरी पैसेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये गद्यांश आता रहता है, दो तीन बार भी एग्जाम में आ चुका है। भूमि का निर्माण देवों ने किया। भूमि का निर्माण किसने किया? देवताओं ने किया। और वो कब से है? वो अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा कर्तव्य, आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति, पार्थिव मतलब पृथ्वी से संबंधित, पार्थिव शरीर कहते हैं ना, जब कोई इंसान खत्म हो जाता है तो पार्थिव शरीर कहते हैं। मतलब अब वो पृथ्वी से संबंधित, उसको पृथ्वी में ही दफन कर देना, समाप्त कर देना है। तो पार्थिव माने पूरा पृथ्वी का हिस्सा, पृथ्वी से संबंधित चीजें। ठीक है, तो भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, जागृत मतलब जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। तो हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलवती होगी? लेखक ने क्या कहना चाहा है कि जब हम भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जितने अधिक सचेत रहेंगे, उतनी ही अधिक हमारी राष्ट्रीयता बलवती यानी बलवान हो सकेगी। ठीक है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। कौन? पृथ्वी क्या है? समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो निर्मूल होती है। निर्मूल मतलब निर माने नहीं और मूल माने जड़, अर्थात जड़हीन, जिसका कोई मौलिकता किसी जिसकी है ही नहीं। तो जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वो क्या है? निर्मूल है, जड़ रहित है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। ठीक है, राष्ट्रीयता मतलब हमारी नेशनलिटी जो है, जितनी अंदर पृथ्वी में हमारी नेशनलिटी गहरी हो जाएगी, यानी कि हम जितना ही राष्ट्रीयता में डूब जाएंगे, उतना क्या होगा? राष्ट्रीय भावों का अंकुर, अंकुर माने जानते हो जो बीज से निकलता अंकुर, अखुआ जिसको बोलते हैं लोग, तो राष्ट्रीय भावों का अंकुर भी उतना ही बढ़ेगा, फलेगा फूलेगा, भाई सब होगा। और इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, आद्योपांत मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक, आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। एक सूचना हम आपको दे दें कि हम क्रमानुसार सारे पाठ करवा रहे हैं। अब शाम 7 बजे हर हाल में, 7 बजे अगर किसी दिन हमें समय नहीं मिलता है तो मैं 8 बजे अवश्य क्लास ले लूंगा, लेकिन लगभग आप 7 बजे तो हर रोज आपको डेली क्लास मिलेगी हिंदी की, वो चाहे साहित्य हो चाहे सामान्य हो। और ये पाठ सामान्य और साहित्य दोनों लोगों के लिए है, क्योंकि ये पाठ कंबाइंड है, दोनों लोगों के लिए है, चाहे वो कला वर्ग के विद्यार्थी हों या फिर विज्ञान वर्ग के हों या फिर वाणिज्य वर्ग के हों।
सबके लिए ये पाठ इंपॉर्टेंट है, वो सबकी बुक्स में है, सबके सिलेबस में है। ये जो 70% बचा हुआ सिलेबस है उसमें है, ठीक है, तो मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो 70% बचा हुआ है। तो हम बात कर रहे थे कि भौतिक किसके इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता, महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है किसका, हम लोगों का। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। कुशल प्रश्न जानते हो, उसकी कुशलता, भाई जो भी इस अर्थ से रिलेटेड चीजें हैं, इस पृथ्वी से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, वो चीज चाहे तुच्छ हो, चाहे सुंदर हो, चाहे उच्च हो, कैसी भी हो, लेकिन सबकी कुशलता जाननी चाहिए, ठीक है, सबकी कुशलता के बारे में जानना चाहिए, कमर कसनी चाहिए कि हर चीज यहाँ पे कुशल रहे, हमारा नेचर भी कुशल रहे, हमारी पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं वो भी कुशल रहें। तो हमें देखना यह है, राष्ट्रीयता केवल जय हिंद वंदे मातरम कहने से नहीं आती है, राष्ट्रीयता अपने हृदयों में संजोनी पड़ती है और राष्ट्रीयता के प्रति वफादार रहना पड़ता है, तब जाके राष्ट्रीयता बलवती होती है। ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं बस आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, मैं भारत माता का भक्त हूँ, मैं भारत माता का सपूत हूँ, वीर हूँ, कहने से नहीं करने से होता है। मनुष्य चाहे जितना बकता रहे तब तक वो नहीं उसकी पहचान होती जब तक वो कुछ करता नहीं है। तो लेखक यही कहना चाहता है कि जो भी चीजें हैं, छोटी हैं बड़ी हैं, इस पृथ्वी से संबंधित हैं, हमें उनकी कुशलता के बारे में कमर कसनी चाहिए, उनकी कुशलता के बारे में जांच परख पूछताछ करनी चाहिए कि कैसी चीजें हो रही हैं। हमारी वनस्पतियां जा तो नहीं रही, समाप्त तो नहीं हो रही, गिद्ध चले गए, ठीक है, कुछ प्रजातियां नष्ट हो रही हैं, तो ये सब चीजें हैं। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन, सांगोपांग अर्थात सा अंग, देखो सांगोपांग का हम करते हैं विच्छेद, सा धन अंग, धन उप, धन अंग, ठीक है, सांग उपंग अर्थात पूरे अंगों के सहित और उपंगों के सहित, यानी जो पृथ्वी के समस्त अंग हैं तथा उप अंग हैं, उपंग मतलब समीप के अंग, ठीक है, जैसे एक प्रधानमंत्री फिर उप प्रधानमंत्री होता है, ऐसे उपांग। तो पृथ्वी के जो छोटे अंग और बड़े अंग, सांगोपांग अध्ययन करना जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। किसका किसका अध्ययन, पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन, ठीक है। तो अब मुझे विश्वास हो गया कि आप लोग सभी, और आपको भी लग रहा होगा कि अगर इस पैसेज का कोई भी क्वेश्चन आ जाता हो हल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेंजा क्या कह रहा है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ, मेघ मतलब बादल, प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से शीशे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए, ठीक है। लेखक कहना चाहता है कि हमें बादलों को भी अध्ययन करना चाहिए जो हर वर्ष हमारी पृथ्वी को सींचते हैं, कि आखिर क्यों नहीं इस वर्ष बारिश हुई, तो इसका भी अध्ययन। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता, तृणलता मतलब तिनकों वाली लताएं, वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। तो अभी हमने बताया ना सांगोपांग अध्ययन। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट, कपाट का मतलब दरवाजे, जब ज्ञान के किवाड़, कपाट माने किवाड़ या दरवाजे, डोर्स खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा, ठीक है। तब हजारों सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन, जीवन जो सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है, हम अभावों का जीवन जी रहे हैं, लेकिन जब हम ये सब चीजें करेंगे तो क्या होगा, एक नया उजाला दिखाई देगा। क्या करेंगे मतलब सभी चीजों का अध्ययन करेंगे, सांगोपांग अध्ययन करेंगे इस पृथ्वी का। धरती माता की कोख, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पैसेज आ गया आपका, धरती माता की कोख में, ये एक बार एग्जाम में आ चुका है भैया। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती, वसुंधरा, वसु माने क्या होता है, धन संपदाएं संपत्तियां, ठीक है, वसु माने धन संपदा संपत्तियां या वैभव ऐश्वर्य, उसको हम वसु कहते हैं। तो वसुंधरा, धरा मतलब धारण करने वाली, वसुम माने तमाम रत्नों को, तमाम खजानों को धारण करने वाली पृथ्वी को वसुंधरा कहा गया, ठीक है। तो जो इस धरती माता की कोख में क्या है, अमूल्य निधियां, जिसके कारण यह क्या कहलाती है, वसुंधरा। वसुंधरा क्यों कहलाती है, क्योंकि
अभी एक क्वेश्चन यहां से बन गया कि वसुंधरा धरती माता को क्यों कहा जाता है? क्योंकि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां हैं, गर्भ में अमूल्य निधियां हैं। उससे कौन परिचित नहीं होना चाहेगा? अब लेखक ये परिचित कराना चाहता है कि लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, पत्थर सब कुछ पृथ्वी में मिलता है, क्या नहीं पृथ्वी में है? तो वही लेखक कहना चाहता है कि लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला। तो पृथ्वी के गर्भ में किसको पोषण मिला? अनेक प्रकार की धातुओं को। चलिए, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी को देह से सजाया, पृथ्वी की देह को सजाया। नदियां जो बहती रहती हैं उसमें पत्थर, विभिन्न प्रकार के पत्थर जब उसमें घिसते हैं तो उनके किनारे जाकर के उनकी घोल लग जाते हैं, फिर वो विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का निर्माण करते हैं। कौन? नदियां करती हैं। ठीक है, तो लेखक कहता है कि इसको क्या किया गया? इसको सजाया गया। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्य आवश्यक है। भावी माने भविष्य की, आर्थिक माने धन संपदा। ठीक है, आर्थिक आर्थिक अभ्युदय के लिए, ठीक है, अभ्युदय मतलब उन्नति के लिए, आर्थिक माने इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली हम मजबूत हों, उन्नति वाले हों, तो इन सब की जांच पड़ताल करना आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। कुशल शिल्पी, शिल्पी माने कारीगर, मिस्त्री जिसको बोलते हैं आप। तो वो जो पत्थर पृथ्वी की गोद में जन्म लेते हैं उनको शिल्पी लोग संवारते हैं, बनाते हैं, सजाते हैं, तो वो सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग, नग माने पर्वत, बिंद की नदियों के प्रवाह से, प्रवाह में क्या होता है? सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं, 2 सेकंड की है, ज्यादा नहीं है। कहानी कुछ यूं है कि मिट्टी ने मिट्टी से कहा, मिट्टी ने मिट्टी से कहा, मतलब घड़े की मिट्टी, घड़ा भी मिट्टी का है और सिंपल मिट्टी भी मिट्टी की है। ठीक है, तो धरती की मिट्टी ने घड़े की मिट्टी से कहा कि अरे तुझमें और मुझमें क्या बात है कि पानी तुझमें भरा रहता है। भाई घड़े में क्या होता है? पानी भरा रहता है, और मिट्टी क्या है? जब पानी बरसता तो कट जाती है। तो घड़े से मिट्टी ने कहा कि अरे मैं भी मिट्टी तू भी मिट्टी, परंतु तुझमें पानी भरा रहता है, तेरा पानी कुछ नहीं बिगाड़ पाता, जबकि मुझे पानी काट कर बहा ले जाता है। अब घड़े का जवाब सुनना। घड़े ने कहा, हे मित्र मिट्टी, तू भी मिट्टी और मैं भी मिट्टी, परंतु अंतर इतना है कि मुझे पहले तो तालाब से निकाल कर लाया गया, फिर न जाने कितने पैरों तले रौंदा गया, न जाने कण कण मेरे पीसे गए, अलग किए गए कण कण, फिर हाथों से मींजा गया, फिर हमें चाक पर चढ़ाया गया, फिर हमें आकार दिया गया, पानी में डुबाया गया, और फिर मुझे आग में जलाया गया, फिर जाकर आज का ये दिवस है कि मेरा पानी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा पानी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यहाँ पर बात ये लागू होती है, जो व्यक्ति कर्म करता है फल सदैव उसी को मिलता है। तो सामान्य मिट्टी ने उस घड़े की मिट्टी से यही तो कहा कि मैं बह जाती हूं और तू, तो उसने तपस्या की, उसने तप किया, उसने मेहनत की, उसने कर्म किया, उसको आवा में जलना पड़ा, तब जाके आज की ये दशा है कि मिट्टी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, सभी लोग भाई स्टे रहिए और फिसल मत जाइएगा, पूरा अगर पढ़े तो पूरा पाठ पढ़ें, समझ में तभी आएगा। ठीक है, तो देश के नर नारियों के रूप मंडल और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे छोटे पत्थरों का कितना भाग रहा, अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। यानी कि लेखक यही कहना चाह रहा है कि इस पृथ्वी के अंग और उपंग सभी का ज्ञान हमें होना चाहिए। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरण जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। भाई आप राष्ट्र के नवयुवक हैं, आप में जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा नहीं होगी,
तब तक कैसे? वो जानने की इच्छा, वो जिज्ञासा ही है जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को पैदा करती है। अगर अगर उस लड़के को ये जिज्ञासा नहीं हुई होती कि आखिर ये सेब नीचे ही क्यों गिरता है, तो आज हम ग्रेविटी नहीं जान पाते, आज हम गुरुत्वाकर्षण नहीं जान पाते। अगर उस व्यक्ति को जिज्ञासा ही नहीं हुई होती कि ये चिड़िया आकाश में आखिर क्यों उड़ती है और हम क्यों नहीं उड़ पाते हैं, तो आज हम जहाजों पर नहीं चल रहे होते, आज हम हेलीकॉप्टर्स नहीं बना पाते होते। अगर उस बच्चे को जिज्ञासा ही नहीं होती कि आखिर हम पानी में कैसे तैरते हैं, तो आज शिप्स नहीं बनते, पानी के जहाज नहीं बनते। तो ये जिज्ञासा ही है जो हमें बहुत बहुत बड़े बड़े आविष्कार करते हैं। तो वही लेखक ये बताना चाहता कि जब तक हमारे नवयुवकों के हृदय में सब चीज़ों के प्रति एक जिज्ञासा नहीं होगी, नई किरणें तब तक ही नहीं फूटेंगी। तब तक क्या होगा, हम सोए हुए के समान रहेंगे। सारे बच्चे जब तक, देखो ये युवक जो है, आप लोग युवा हैं, इंटरमीडिएट के बाद सब युवा होते हैं। तो जो युवा है वही हमारे देश की सर्वोत्तम धरोहर है, वही हमारे देश की सर्वोत्तम पूंजी है। अगर युवा लड़खड़ा गया, हमारे देश का इंटरमीडिएट पास बच्चा लड़खड़ा गया, वो अपने पथ से भटक गया, तो हमारे देश को गटर में जाने से कोई नहीं बचा सकता। और अगर हमारे देश का युवा समृद्ध हो गया, हमारे देश का युवा मजबूत हो गया, तो हमारा देश विश्वगुरु बनने में ज़्यादा काफ़ी वक्त नहीं लगेगा, तुरंत विश्वगुरु बनेगा। इसलिए हमें अपने देश के बारे में अवश्य सोचना चाहिए, अपने बारे में अपने सोचना चाहिए, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए। सर्वप्रथम देश, फिर परिवार, फिर स्वयं। ठीक है, चलिए। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। इसका क्वेश्चन बनेगा कि भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ कैसे खड़ा करना है? विज्ञान और उद्यम दोनों को मिला करके। अगर विज्ञान, साइंस और उद्यम, उद्यम बिजनेस, साइंस और बिजनेस दोनों मिल गए, तो भैया तभी भौतिक स्वरूप एक नया ठाठ होगा इस धरती का। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा ध्येय हो, ध्येय मतलब लक्ष्य हो, हमारा एम हो, गोल हो, लक्ष्य हो, उद्देश्य हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी हाथ इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। और आजकल के हाथ क्या कर रहे हैं भैया? आजकल के हाथ तो एक एंड्रॉयड सेट लिए हैं और दिन रात इसी पर लगे रहते हैं। लेकिन इन हाथों को केवल एंड्रॉयड सेट पे लगे नहीं रहना है। केवल 7 बजे ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे हिंदी की क्लास लेनी है, और इसके बाद जो जो लोग क्लासेस देते केवल क्लासेस लेनी है। ठीक है, आप इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, आप हाई स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन ये मत समझिए कि हमें अब निश्चिंत हो जाना है। नहीं, सिलेबस 30% जरूर कम हुआ है, लेकिन आपको मेहनत 30% बढ़ा ही देनी होगी, कम नहीं करनी है। मेहनत आप 30% बढ़ाइए, सिलेबस 30% कम हुआ है तो 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। बिल्कुल लाएंगे आप, 90, 95 बिल्कुल लाएंगे। तो विज्ञान और उद्यम यानी साइंस और बिजनेस दोनों को मिलाकर के राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता माने खाली न रहे, रिक्त न रहे। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि, पुष्कल मतलब एक पुष्ट समृद्धि, मजबूत समृद्धि, और समग्र रूप मंडन माने रूप सज्जा को प्राप्त किया जा सकता है। अब दूसरी चीज देते हैं जन। तो अभी तक तो आपने पृथ्वी के बारे में पढ़ा। अब वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि जन क्या है, जन की बात बताते हैं। जन मतलब लोग। इस धरती पर तीन, मैंने बताया ना, 3 चीजों से ये धरती बनी है, जन, जन की संस्कृति और ये पृथ्वी। ठीक है, तो जन मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेंजा है। ठीक है, ये भी पैसेज जो है इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। राष्ट्र की कल्पना कैसे असंभव है कि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो? भैया एक पृथ्वी और मनुष्य, पृथ्वी और जन एक सिक्के के 2 पहलू हैं। क्योंकि धरती के बिना मनुष्य अधूरा और मनुष्य के बिना धरती अधूरी। भैया अब इस पृथ्वी पर जानवर ही जानवर होते तो क्या था? कुछ नहीं था। किसी के मस्तिष्क, ब्रेन कुछ नहीं था। ना ये अटारी होती, ना अटालिका होती, न ये चोटियां होती, न ये घर होते, न मकान होते, न गाड़ियां होती, न कोई आविष्कार होता। तो राष्ट्र की कल्पना असंभव कैसे है? जब पृथ्वी और मनुष्य दोनों न हो तो राष्ट्र हो ही नहीं सकता।
पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। पहले तो बताया कि पृथ्वी तीन चीजों से राष्ट्र बनता है, जन, जन की संस्कृति और धरती। फिर अब बता रहे हैं कि जन और पृथ्वी दोनों से राष्ट्र संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अगर हम लोग नहीं होते तो यार धरती को माता कौन कहता है? कोई नहीं कहता ना। तो हम लोग हैं, इसीलिए धरती को माता कहते हैं। जब पुत्र ही नहीं होगा तो माता नहीं। जब पुत्र पुत्र पैदा होता है तभी एक माता पैदा होती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। माता भूमि है और मैं उसका पुत्र हूं। चलिए, तो जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। ये भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। ठीक, जहां ये भाव नहीं, वहां जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट हो जाता है। नमो मात्रै पृथिव्यै, नमो मात्रै पृथिव्यै, नमो मात्रै पृथिव्यै, नमो मात्रै पृथिव्यै। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। तो भाव क्या होना चाहिए? माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। इस भाव से, इस प्रणाम भाव से मातृभूमि के, अगर उसके मन में ये भाव भरा हुआ है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, माता मेरी भूमि ये माता है और मैं उसका पुत्र हूं, अगर ये भाव है उस मनुष्य के हृदय में, तभी उसका क्या होता है? उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए तुरंत इस प्रकार प्रकट हो जाता कि नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै। मैं माता को, पृथ्वी को प्रणाम करता हूं, मैं माता पृथ्वी को प्रणाम करता हूं। ठीक है, ये प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। हम धरती माता को प्रणाम करते हैं, ये क्या है? ये प्रणाम भाव ही क्या है? भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर मेरी इस क्लास को आप ढंग से देखेंगे, इस क्लास को ढंग से पढ़ेंगे, तो क्या होगा कि आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं करना, इसी से प्रश्न बनेंगे और फटाफट आप लिखते चले जाएंगे। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। किस मर्यादा को मानकर? यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। तो जो प्रणाम भाव है, इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकारता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। जब हम धरती को माता नहीं मानेंगे तो क्या होगा? माता के प्रति, अब यही बात है। अब आपने देखा, हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है, ये भारत ही एक ऐसा देश है जिसको भारत माता कहा जाता है, जो माता का दर्जा प्राप्त हुआ है जिसको, और माता का दर्जा जिसको प्राप्त हो जाता है वो धराधन्य हो जाती है। इस संसार में, इस विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसको अमेरिका माता कहा जाता हो, चीन माता कहा जाता हो। चीन स्त्रीलिंग होती है फिर भी हम उसको माता नहीं कहते। भारत पुल्लिंग है फिर भी इसको माता कहते हैं, क्योंकि भारतवर्ष जो है वो माता पिता दोनों का प्रेम देता है, दोनों का अनुराग करता, दोनों का प्यार हमको देता है। तो माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। अगर हम इस धरती को, लेखक यही यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता है कि अगर हम इस धरती को अगर हम माता मानते हैं, तो अगर हम इसको माता मान लेते हैं और इसके प्रति हमको प्रेम है, तो पुत्र का कर्तव्य क्या होता है? सेवा करना माता की। तो ये तो स्वाभाविक कर्तव्य है। तो वो एक निष्कारण धर्म है, किसी कारण का धर्म नहीं है। माता की सेवा करना पुत्र का निष्कारण धर्म है, उसको होना ही है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर हमें अपनी माता के साथ क्या है, अच्छा संबंध जोड़ना है, तो माता के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है, इन पर भी ध्यान देना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। यहाँ से ये भी पैसेज
ये भी गद्यांश आता है एग्जाम में, एक बार आ चुका है। तो माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। देखो माता के चाहे 4 पुत्र हों चाहे 2 पुत्र हों, वो अंतर नहीं करती, वो सबको समान मानती है। इसीलिए पृथ्वी पर बसने वाले लोग जन क्या हैं, बराबर हैं, उनमें न ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वो समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले, अनेक धर्मों को मानने वाले, फिर भी ये मातृभूमि के सपूत हैं, पुत्र हैं, और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। यानी सौहार्द भाव मतलब मित्रता का, सुहृद भाव, मित्रता का भाव अखंड है, उसको कोई काट नहीं सकता, खंड नहीं कर सकता, विभाजित नहीं कर सकता। सभ्यता, भाई सबकी कमेंट पढ़ेंगे और उस वीडियो के अंत में पढ़ लेंगे, ठीक है, समय रहा तो। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से एक जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उससे कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। मतलब कोई छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हम माता मानते हैं तो माता किसी में भेदभाव नहीं करती, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। यार हिंदुस्तान ही ऐसा है जिसको सबको एक जैसा अधिकार है। कोई खोमचा लगा सकता है, कोई ठेला लगा सकता है, कोई किराना स्टोर खोल सकता है, कोई भी बिजनेस खड़ा कर सकता है, कोई इसको रोकेगा नहीं। सबको अधिकार समान प्राप्त है। वो छोटा आदमी है, उसकी मौत हो जाती तब भी उसकी कीमत उतनी होती है, बड़ा राजनेता मरता है तब भी उसकी मौत की उतनी कीमत होती, केस वही चलते हैं, न्याय सबको एक जैसा मिलता है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अगर वो किसी एक समुदाय वर्ग को राष्ट्र छोड़ देता है, एक जाति वर्ग को छोड़ देता है, तो राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि राष्ट्र तो सम्यक सबको लेकर चलेगा साथ में ना। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। तो राष्ट्र कैसे असमर्थ रहेगा, ठीक है, तो आप देखिए आपके शरीर में अगर हाथ में दर्द है, आपका शरीर है और आपके शरीर के पूरे केवल एक हाथ में दर्द है, तब भी आप क्या करेंगे, कोई काम करना नहीं चाहेंगे, आप लाचार महसूस करेंगे, खुद को कमजोर महसूस करेंगे। ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तान है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र है। अगर राष्ट्र में कोई एक जाति समुदाय किसी एक भाग में, किसी एक गांव में, किसी एक कोने में राष्ट्र के अगर कोई निर्बल है, कोई असहाय है, उसकी सेवा जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उस तक नहीं पहुंच पा रही, तो समझ लीजिए स्वास्थ्य राष्ट्र का क्या है, खराब है। उतने अंश में वो असमर्थ रहेगा, क्योंकि हाथ आपका दर्द में है तो हाथ नहीं उठाएंगे। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। जन का प्रवाह अनंत होता है। शास्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाद में प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर हैं। आपने देखा हिंदुस्तान में हूण, कुषाण, मौर्य, मुगल, न जाने कितनी जातियां, सिकंदर, कलंदर, न जाने कितने लोग आए, इसको लूटने की कोशिश की। मोहम्मद गौरी आ रहा है, कहीं मोहम्मद गजनवी आ रहा है, जाने मुगल आ रहे हैं, चौहान आ रहे हैं, पठान आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब ने लूटा इस देश को, सब लूट करके अपने अपने स्थान पर चले गए, परंतु हिंदुस्तान आज भी अजर और अमर हो गया है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ठीक है, तो जन की जन का क्या है, संततवाही जीवन। संततवाही मतलब निरंतर चलने वाला, सततवाही प्रवाही, नदी के प्रवाह जैसा रहता है। ठीक है, तो नदी जब बहती है तो क्या करती है, कहीं पर घाटों का निर्माण कर देती है, कहीं पर मिट्टी काट देती है। तो ठीक इसी प्रकार लोगों का जीवन भी है, वे कर्म और श्रम के द्वारा, कर्म और मेहनत के द्वारा, काम और मेहनत के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण कर लेते हैं। संस्कृति की बात अब करता है लेखक। संस्कृति क्या है, देखिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी
आप अगर इसमें आपकी आंखें कमजोर लग रही हों, आप अपनी आंखों पे थोड़ा दर्द महसूस करते हो स्क्रीन पे, तो आप केवल हमारा साउंड सुनिए, हमारी ध्वनि सुनिए और अपनी बुक में देखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। अपनी बुक में देखिए, अपने बुक में मीनिंग्स लिखते रहिए पेंसिल से, और समझ में अच्छा आएगा। इंपॉर्टेंट स्टैंजा लिखते रहिए कुछ जो है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। कल्चर, हमारी कल्चर, सभ्यता, संस्कृति क्या है? तीसरा अंग है, ये तीसरा अंग है। क्या? संस्कृति। यही क्वेश्चन बन गया कि तीसरा अंग क्या? संस्कृति। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। यानी कि इन तीनों चीजों के सम्मेलन से ही राष्ट्र का निर्माण पहले ही लेखक बता चुका है। तो आप वही क्वेश्चन यहाँ पे दोहराए जा सकते हैं। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। विटप जानते हो? विटप माने पेड़। तो जो जीवन का ये जो पेड़ है, इस पे जो फूल लगे हैं, ये क्या है? संस्कृति है। जीवन के विटप का पुष्प क्या है? संस्कृति है। जीवन के, जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प है संस्कृति। अगर संस्कृति हमारी लोप हो गई तो जीवन का पुष्प समझ लो लोप हो गया। और जब जीवन का पुष्प लोप हो जाएगा तो ना तो हमारे में खुशबू रहेगी, ना हमारे में सुगंध रहेगी, ना हमारे में सुंदरता रहेगी। संस्कृति और सौंदर्य सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उनका सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। ठीक है, ये पाठ हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको क्लास का पूरा मजा है। बिल्कुल आपका टीचर जैसे पढ़ाता है आपके क्लास में, बिल्कुल वैसे क्लासेस चलेंगी हमारे ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे। तो आप जुड़े रहिए, कहीं मत जाइए। अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप चैट करके भी हमसे बातचीत कर सकते हैं। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पतियां, देखिए ये भी गद्यांश इंपॉर्टेंट है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन और संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर हम राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी स्वरूप है। क्या लेखक ने कहना चाहा? कि जंगल में अनेक लताएं वृक्ष वनस्पतियां अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। यानी वहां पर कोई किसी का विरोध नहीं करता है। कोई भी वनस्पति पेड़ किसी पेड़ का विरोध करती है क्या? नहीं करती है। तो उसी प्रकार राष्ट्रीय जन जो है एक संस्कृति, अपनी विभिन्न संस्कृतियां, जैसे जंगल में विभिन्न वनस्पतियां होती हैं वैसे हिंदुस्तान में विभिन्न कल्चर हैं, विभिन्न सभ्यताएं, संस्कृतियां, विभिन्न समुदाय हैं। लेकिन जैसे जंगल में कोई विरोध नहीं करता, किसी भी पेड़ ने किसी पेड़ का विरोध नहीं किया, वैसे ही हिंदुस्तान में इस संस्कृति ने किसी संस्कृति का विरोध नहीं किया। समझ गए होंगे आप। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं। अब ये प्रश्न बनेगा कि बाहरी लक्षण क्या दिखाई देते हैं? साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूप राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को जो प्रकट करते हैं यही उनका बाहरी रूप है। ठीक है, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि में उनमें एक सूत्रता है। इंटरनल, एक्सटर्नल कुछ भी हो, लेकिन इंटरनल क्या है? एक सूत्रता है, बंधे हुए सभी एक दूसरे से।
जो व्यक्ति सहृदय हैं वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उसमें आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। जंगल, गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उनका सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। हमें किनका स्वागत करने की आवश्यकता, ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो गांवों और जंगलों में जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में और संस्कृति के अमित जो भंडार भरा हुआ है उसका क्या करना है, वहीं पर जो है इन सबका जो है सब स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़े नहीं रख सकता, वरन अपने वरदान से पुष्टि करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने ये सब बातें कही। इसके जो 6-7-8 जो है इसके जो आप बचे हुए गद्यांश आपके जो मुख्यतः इसमें वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं। अगली क्लास 7 बजे शाम लाइव होंगे हम इसके अभ्यास गद्यांश लेकर के। ठीक है, गद्यांशों को लेकर के हम और गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तरों को लेकर के हम उपस्थित होंगे। ठीक है, सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी स्टूडेंट सामने हम देख रहे हैं, जो भी जुड़े हैं लोग, भाई बहुत बहुत सबको धन्यवाद है। सबको सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। क्लास लेते रहिए ऐसे ही आप लोग सभी, और सबको जोड़ते रहिए, शेयर करते रहिए। एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कोई लोग नए हैं, और सब्सक्राइब के आप अपने दोस्तों को बता दीजिए कि भैया सब्सक्राइब कर लो। यहाँ सब कुछ सीरियल से मिलने वाला है। आपको 95+ की योजना बनानी है। 95+ की योजना बनानी है भैया। 95 लाने हैं आपको हिंदी में। आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 30% तो घट ही गया सिलेबस, अब 95 लाने में क्या देरी है यार। बस पर डे आप जुड़े रहिए हमसे, और जितने भी बताते जाएं सारे नोट्स बनाते रहिए, सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहिए। बुक्स नहीं है तो पीडीएफ तो हम उपलब्ध ही करा रहे हैं, बुक्स नहीं है तो आप बुक्स ले लीजिए। बुक्स तो लेना है, 19-20 वाली भी चल जाएगी सिलेबस, वही सिलेबस है। लेकिन 30% जो कम हुआ है वो तो खैर क्वेश्चन बैंक जब आएंगी तो वो 30% कम होकर के क्वेश्चन बैंक्स में आएगा। बाकी आपको टेक्स्ट बुक जो लेनी है उसमें 30% कम नहीं मिलेगा, वो सिलेबस आपको पूरा लेना है। और हम बता ही चुके हैं आपको 30% कम करके 70% में क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।